हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आपके लिए आज का मोटिवेशन लाइन है कि हर लम्हा इम्तिहान है, जो चल न पाया वो परेशान है। खुद में हिम्मत रखो, मुश्किलों को हरा कर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ो। और ध्यान रखिए दोस्तों कि विद्यार्थियों के लाइफ में दोस्तों हर वक्त हर समय दोस्तों इम्तिहान होती है। अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने कोई ऐसी काम आकर के खड़ी हो जाएगी जो दोस्तों कहेगी कि इस क्लास को छोड़ करके आप पहले मुझे करो। लेकिन दोस्तों आप जब अपने लक्ष्य के प्रति अटल होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों समर्पित होंगे ना, तो क्लास को आप छोड़ के जाएंगे नहीं। इस इम्तिहान में आप जरूर पास होंगे। फिर क्या है कि जो चल न पाया वो परेशान है। दोस्तों जो विद्यार्थी ना अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया दोस्तों, अपने लाइफ में मेहनत नहीं किया ना, अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों समर्पित नहीं हुआ ना, वो पूरी जिंदगी परेशान रहता है दोस्तों। और खुद में हिम्मत रखो और हिम्मत के साथ दोस्तों मुश्किलों को हराकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। तो चलिए दोस्तों, हम भी पूरे हिम्मत के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप दोस्तों मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं पूरे तन और मन के साथ दोस्तों आपके साथ जुड़ चुका हूं और आप भी दोस्तों पूरे तन और मन के साथ इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और पूरा अपना फोकस दोस्तों इन प्रश्नों पे डालिए। और एक बात और भी दोस्तों कि अभी देखिए दोस्तों, अभी जो टाइम है ये दोस्तों टाइम हो रही है 2:16, यानी कि रात्रि का दोस्तों 2:16 हो रहे हैं। क्या दोस्तों, जहां पे ये हमारी सेंटर है ना, जस्ट इसके सामने से दोस्तों हाईवे निकली हुई है। दिन में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, जिसे दोस्तों आपको ना क्लास लेने में बहुत परेशानियां होती होंगी। तो दोस्तों आपके लिए हम 2 बजे रात को जग करके दोस्तों आपके लिए क्लास शूट कर रहे हैं, ताकि आप दोस्तों कोई डिस्टर्ब ना हो आपको क्लास लेते समय, है ना। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों अल्टरनेटर से संबंधित। इसमें 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों अपने इस कलम को अपने से दूर मत होने देना, अपने इस कलम को दोस्तों अपने करीब रखना। इसी कलम से दोस्तों आपको अपना इतिहास लिखना है। तो देखिए, अगर 3 केवीए के अल्टरनेटर से सप्लाई कैसे प्राप्त की जाती है ना। 3 केवीए का दोस्तों एक इंजन है, उससे आप सप्लाई कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, इंजन उसी इंजन की बात हो रही है जो दोस्तों आप अपने घरों में दोस्तों जो शादियां होती हैं, कुछ मेला उत्सव होता है, तो आप इंजन लाते हैं ना रेंट पे दोस्तों, उसी इंजन को आप एग्जांपल के रूप में मानिए। तो वो क्या है दोस्तों कि 3 केवीए तक का अल्टरनेटर है। ये आपको जो चित्र दिख रहा है ना दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये एक चित्र है दोस्तों। किसकी चित्र है? ये एक इंजन की चित्र है, अल्टरनेटर की। तो आप यहां से देखेंगे, है ना। आप दोस्तों यहां से देखिए, ये क्या है? ये स्लिप रिंग है ना। ये दोस्तों आर फेज के लिए स्लिप रिंग लगी है, ये वाई फेज के लिए, ये बी फेज के लिए, ये शाफ्ट पर लगी हुई है। और ये चित्र आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, तो मैं कोई बात नहीं यहां से दिखाता हूं आपको। ये बी फेज का बस बार निकला हुआ है ना। और ये वाई फेज के लिए बस बार निकली हुई है आउटपुट के लिए, है ना। और ये दोस्तों आर फेज के लिए बस बार निकली है, यानी कि हर फेज के लिए दोस्तों अलग अलग से एक बस बार निकली हुई है। ये बस बार किससे कनेक्ट है दोस्तों? ये स्लिप रिंग से कनेक्ट है। तो 3 केवीए का दोस्तों जो इंजन होगा, तो आउटपुट किसके माध्यम से लेंगे? तो आउटपुट दोस्तों स्लिप रिंग के माध्यम से लेंगे, है ना। नोट कीजिएगा, आउटपुट आप लेंगे किसके माध्यम से? स्लिप रिंग के माध्यम से। अगर आप कहेंगे कि स्लिप रिंग के द्वारा हमें आउटपुट में कैसी पावर प्राप्त होती है, तो इसके द्वारा दोस्तों आपको आउटपुट में ना एसी सप्लाई प्राप्त होती है। कैसी दोस्तों? एसी सप्लाई प्राप्त होती है, क्योंकि आपने दोस्तों अपने घर में जो इंजन लाया है ना, उससे आपको एसी सप्लाई चाहिए, क्योंकि जो आपकी लाइट लगी है दोस्तों और भी जो उपकरण है वो सारे एसी हैं। तो आउटपुट में क्या चाहिए आपको? एसी। तो ये क्या देगी दोस्तों? आउटपुट में एसी आपको प्रदान करेगी। अगर दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि ये स्लिप रिंग किस धातु की बनी होती है, तो दोस्तों नोट करना, ये दोस्तों कॉपर ब्रॉस की बनी होती है। किसकी? कॉपर ब्रॉस की बनी होती है। अगर दोस्तों ये ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में कॉपर ब्रॉस ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो सुनिए दोस्तों, जब कोई भी योद्धा दोस्तों किसी युद्ध में उतरता है ना, तो उतरने से पहले दोस्तों अपने आप को वो हर एंगल से तैयार कर लेता है कि अगर दोस्तों
अगर कोई दुश्मन उसका वार करता है पीछे से तो अपने आप को कैसे बचाना है और किस प्रकार से हमें युद्ध जीतना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे ना तो समझिए वो एक युद्ध का ही मैदान है। अगर दोस्तों उस मैदान में कॉपर ब्रॉस का कोई ऑप्शन ना हो तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर दोस्तों फास्फोरस ब्रॉन्ज की तरफ जाना होगा, है ना। नोट कीजिएगा इस चीज को दोस्तों, फास्फोरस ब्रोंज, है ना, फास्फोरस ब्रोंज। तो ये दोस्तों कॉपर ब्रॉस या फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है जो कि स्लिप रिंग होती है, और ये आपके सामने स्लिप रिंग है दोस्तों, और एसी सप्लाई आउटपुट में देती है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछ दूं कि 3 केवीए जनरेटर के लिए तो स्लिप रिंग लगाते हैं, अगर दोस्तों 200 केवीए, नोट कीजिएगा क्या, अगर दोस्तों एक इंजन है जिसकी रेटिंग है 200 केवीए, तो 200 केवीए जनरेटर के लिए आउटपुट, जनरेटर से आउटपुट आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप नोट करना दोस्तों, इसके लिए टर्मिनल बॉक्स की जरूरत पड़ती है। किसकी दोस्तों, टर्मिनल बॉक्स। इस चीज को नोट करना कि टर्मिनल बॉक्स के द्वारा दोस्तों जब 200 केवीए का अल्टरनेटर है, इंजन है, तो आउटपुट आपको कैसे प्राप्त होगा, टर्मिनल बॉक्स के द्वारा। अगर 3 केवीए का जनरेटर है तो आउटपुट कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, तब जाके आपको आउटपुट दोस्तों स्लिप रिंग के माध्यम से प्राप्त होगी, है ना। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, पीछे चलते हैं, इसका क्या आंसर होगा, स्लिप रिंग होगी, है ना। 3 केवीए तक के अल्टरनेटर से सप्लाई कैसे प्राप्त की जाती है, स्लिप रिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं महसूस कराने की अपनी पूरी कोशिश करता हूं, आप भी दोस्तों एहसास करने की कोशिश कीजिएगा। हम दोस्तों एक दूसरे से ना फीलिंग के साथ कनेक्ट हैं, और फीलिंग के साथ कनेक्ट होकर के दोस्तों इस क्लास को अंजाम देंगे, और हर प्रश्न दोस्तों सीधा आपके दिल में छप जाएगा, आपको कभी भूलने वाला है नहीं। तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है ना, ये किस पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम सबको पता है दोस्तों कि अल्टरनेटर की जो रेटिंग है ये किलो वोल्ट एम्पियर में होती है ना, केवीए में होती है, यानी कि किलो हटा दे तो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो सुनना दोस्तों कि जो हमारी डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में दोस्तों क्या होता है, पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, वहां पावर फैक्टर को 0 कभी नहीं माना जाता है। आप 0 कभी मत मानना, डीसी पावर में पावर फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है, क्योंकि लोड जो होता है दोस्तों हमेशा वहां क्या लोड माना जाता है, प्रतिरोधी लोड माना जाता है डीसी पावर में, और इसीलिए प्रतिरोधी लोड का दोस्तों इकाई होता है पावर फैक्टर। तो जो डीसी मशीन होती है ना, उसमें दोस्तों पावर फैक्टर क्या होती है, इकाई होती, सॉरी हाँ, पावर फैक्टर क्या होती है दोस्तों, इकाई होती है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इकाई होती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन पावर फैक्टर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों जो डीसी मोटरें होती हैं, नोट करना इस चीज को, जो डीसी मोटर होती है ना दोस्तों, इसकी जो रेटिंग होती है ये किलोवाट में होती है, या फिर दोस्तों ये मेगावाट में, किसमें, किलोवाट या मेगावाट में होती है। लेकिन दोस्तों जो एसी अल्टरनेटर होती है, जो एसी पावर से चलती है, वो दोस्तों लोड करंट पर डिपेंड करती है। उसकी रेटिंग किस पे डिपेंड करेगी, ये केवीए रेटिंग दोस्तों किस पे डिपेंड करती है, लोड करंट पर। नोट कीजिएगा, लोड करंट पर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे ना कि लोड करंट जो होती है ये किस पे निर्भर करती है, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो आपकी लोड करंट है ना, ये दोस्तों पावर फैक्टर पर निर्भर करती है ना। किस पे दोस्तों, ये पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। देखिए अगर दोस्तों पावर फैक्टर इकाई है तो लोड करंट कैसा होगा, इकाई नेचर का होगा। अगर पावर फैक्टर दोस्तों लैगिंग है तो लोड करंट लैगिंग नेचर की होगी। अगर पावर फैक्टर दोस्तों लीडिंग है तो लोड करंट किस नेचर की होगी, लीडिंग नेचर की होगी। इसीलिए दोस्तों जो हमारी अल्टरनेटर होती है, नोट कीजिएगा, जो दोस्तों हमारी अल्टरनेटर होती है ना, उसकी रेटिंग केवीए में होती है या फिर दोस्तों एमवीए में होती है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर दोस्तों आपको लोड करंट ही करना चाहिए, और लोड करंट इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक बात दोस्तों और आपसे कहूंगा कि इस क्लास को ना आप दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जो भी फेसबुक में ग्रुप आपने बनाया होगा, व्हाट्सएप में भी दोस्तों आपका ग्रुप होगा, है ना, तो आप दोस्तों जरूर उस ग्रुप में इस क्लास को शेयर करना। मुझे आप पे पूरा आशा है दोस्तों। इस आशा को दोस्तों
टूटने मत देना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है ना। इस भरोसे के दोस्तों दम पे ही तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और दोस्तों इस कनेक्टिविटी को संभाल के रखना। मैं दोस्तों अपनी पूरी दोस्तों योगदान निभा रहा हूं इस हर प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल साफ साफ लैंग्वेज में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आप दोस्तों जो विश्वास मुझ पे जिस उद्देश्य के साथ इस क्लास पे आए हैं ना, उसी उद्देश्य को लेकर के दोस्तों मैं हर प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं। और याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न एक बार आपने प्रश्न देख लिया ना, तो ये इस प्रश्न को दोस्तों दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। इतनी दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों अगला है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर से उच्च स्पीड प्राप्त करने के लिए किस रोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास दोस्तों एक इंजन है, उस इंजन से आप हाई स्पीड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के रोटर का प्रयोग करेंगे। आपके पास केवल 4 ही ऑप्शन है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त सभी होगी या स्क्वायरल केज रोटर या सिंक्रोनस रोटर या डबल केज रोटर। तो याद रखना दोस्तों कि जो डबल केज रोटर होती है और दोस्तों इसके साथ में जो स्क्वायरल केज रोटर होती है, ये नहीं होता दोस्तों, ये आंसर नहीं हो सकता। और जब बी और डी नहीं हो सकता तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकती। आपके पास दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन दोस्तों सिलेंड्रिकल रोटर की है। किसकी है? सिलेंड्रिकल रोटर की ये ऑप्शन है और यही आंसर इसका करेक्ट होगा। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर सिलेंड्रिकल रोटर से हमें उच्च स्पीड कैसे प्राप्त होती है, आखिर में दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो दोस्तों मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि जो इसकी स्पीड होती है ना, वो होती है दोस्तों 1500 से लेकर के कितना दोस्तों 3000 आरपीएम। कितना? 3000 आरपीएम है ना, सॉरी 3000 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, एनएस बराबर क्या होती है 120 F/P। आप देखेंगे इसमें दोस्तों तो किसके किसके बीच में रिलेशन है इसमें, तो सिंक्रोनस स्पीड पोल फेज विस्थापन और दोस्तों सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है। अगर हम केवल दोस्तों रिलेशन इसमें देखें एनएस और एफएस के बीच में, है ना, एनएस और एफएस के बीच में, तो आप देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से संबंध बनता है। यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों आप NS को अधिक करना चाहते हैं तो FS को दोस्तों आपको अधिक करना होगा। और FS कितना होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज, ये मानक फ्रीक्वेंसी है ना, मानक FS का मान है। अगर FS अधिक है दोस्तों तो आपको NS अधिक मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और जो सिंक्रोनस स्पीड है दोस्तों ये पोल पर भी निर्भर करती है। किस पे दोस्तों? पोल पर भी। अगर पोल का रिलेशन देखा जाए दोस्तों NS समानुपाती P, यानी कि दोस्तों ये होता है पोल और गति के बीच में। अगर पोल जितना कम करेंगे दोस्तों उतना ही अधिक आपको गति मिलेगा। तो पोल की संख्या इसमें कितना होता है? 2 से 4 पोल होते हैं दोस्तों, इसलिए इसका स्पीड उच्च होता है। इसका स्पीड क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है ना, इसे रोटर के ऊपर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया जाता है। नोट करना, इसके ऊपर दोस्तों कौन सी वाइंडिंग की जाती है? डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आपकी लगाई जा रही है, ये किस मकसद से लगाई जा रही है दोस्तों, किस उद्देश्य से लगाई जा रही है? तो ये हार्मोनिक्स को समाप्त करती है। किसको दोस्तों? जो आपको आउटपुट में, ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपको आउट में P बराबर √3 VL/IL cos फाई, ये आपको आउटपुट में जो आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों स्लिप रिंग के माध्यम से या फिर टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से, तो ये जो आपको पावर आउटपुट में मिल रही है ना, इस पावर में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई विरूपणता नहीं होनी चाहिए, कोई हार्मोनिक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे कम करेंगे? इस सिलेंड्रिकल पोल रोटर में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगा देंगे ताकि आपको प्योर आउटपुट में दोस्तों AC साइन वेव वाली पावर मिल सके। तो ये रहा दोस्तों सिलेंड्रिकल पोल रोटर की स्टोरी। तो सिलेंड्रिकल पोल रोटर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से रूबरू कराता हूं और देखिए क्या है कि प्राइम मूवर अल्टरनेटर को घुमाने के लिए होते हैं। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है कि टरबाइन है, इंजन है और मोटर है या उपरोक्त सभी। आपको कौन कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि प्राइम मूवर, है ना। देखिए दोस्तों एक टरबाइन भी प्राइम मूवर ही होता है। कौन दोस्तों? अगर ये टरबाइन, ध्यान रखिए, अगर ये टरबाइन दोस्तों स्टीम टरबाइन है,
अगर ये टरबाइन स्टीम टरबाइन है तो ये किस प्रकार के जनरेटर को घुमाएगी, तब जाके दोस्तों ये घुमाएगी आपके जो स्टीम पावर प्लांट में लगे होते हैं दोस्तों, जो स्टीम पावर प्लांट में अल्टर लगे होते हैं ना, स्टीम अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, कौन सी दोस्तों, टर्बो अल्टरनेटर लगे होते हैं, उस अल्टरनेटर को घुमाने का काम किसका है, तो वो स्टीम टरबाइन का है। स्टीम टरबाइन स्टीम से चलती है, भाप के द्वारा दोस्तों, और जो स्टीम होती है ना, इसका जो शाफ्ट होता है वो टर्बो अल्टरनेटर के द्वारा कनेक्ट होता है। जैसे ही स्टीम टरबाइन चलती है, टर्बो अल्टरनेटर चलती है, और आउटपुट में दोस्तों आपको पावर दोस्तों आउटपुट में आपको प्राप्त हो जाती है। तो अगर स्टीम टरबाइन है तो टर्बो अल्टरनेटर को घुमाएगी। अगर दोस्तों हाइड्रो टरबाइन है, नोट कीजिएगा, अगर कौन सी टरबाइन है, अगर ये हाइड्रो टरबाइन है ना, हाइड्रो टरबाइन है, तब दोस्तों ये किसको घुमाएगी, ये हाइड्रो अल्टरनेटर को घुमाएगी। कौन सी अल्टरनेटर दोस्तों, हाइड्रो अल्टरनेटर, जो कि दोस्तों पानी के द्वारा, पानी का उपयोग करके हम बिजली को बनाते हैं ना, वहां पे काम आता है। तो ये भी एक प्राइम मूवर है अल्टरनेटर के लिए। और इंजन को भी दोस्तों हम प्राइम मूवर के रूप में काम ले सकते हैं, और मोटर को भी। जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं ना, तो सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों सिंक्रोनस जनरेटर भी आता है, और सिंक्रोनस जनरेटर को ही दोस्तों अल्टरनेटर कहते हैं, और अल्टरनेटर को दोस्तों एसी जनरेटर भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों एक ही नाम है ना, तीनों दोस्तों एक ही नाम है। चाहे दोस्तों आप लाइफ बोल लीजिए, चाहे आप जिंदगी बोल लीजिए, चाहे दोस्तों आप जीवन बोल लीजिए, है तो सब कुछ एक ही चीज ना। तो उसी प्रकार से चाहे एसी जनरेटर बोलिए, चाहे अल्टरनेटर बोलिए दोस्तों, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर बोलिए। तो सिंक्रोनस जनरेटर में दोस्तों जब आप पढ़ते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो वहां पे किस मोटर का काम लेते हैं, तो वहां पे दोस्तों पोनी मोटर का काम लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपकी मोटर है ना, ये मोटर भी एक प्राइम मूवर की भांति कार्य करती है। तो प्राइम मूवर की भांति अल्टरनेटर के लिए ये मोटर भी काम करती है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए कि उपरोक्त सभी। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या क्लास में दोस्तों बिल्कुल आपको क्लास की हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। अगर दोस्तों आपको आ रहा है तो तुरंत क्लास को लाइक करिए, और दोस्तों हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम दोस्तों आपके लिए ना इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आपके सामने आते रहें, और दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको हर क्वेश्चन को प्रस्तुत करते रहें। तो देखिए आंसर तो आपको मिल गया, आंसर दोस्तों आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। अब चले दोस्तों, अगर आप इजाजत दें तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। और चलिए दोस्तों, हमें लगता है कि आपकी ओर से हमें इजाजत मिल चुकी है। अब देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक को और किस नाम से जाना जाता है, चौड़ाई गुणांक, ऊंचाई गुणांक, लंबाई गुणांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक है ना, ये आती कहां से है, तो ये दोस्तों नोट करना इस चीज को, और भूल कभी मत जाना दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से आती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से आती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ना दोस्तों, गुणांक को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों फैक्टर कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो चौड़ाई गुणांक के नाम से जानते हैं। किसको दोस्तों, चौड़ाई गुणांक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लिखेगा ब्रेड्थ फैक्टर, है ना, ब्रेड्थ फैक्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, ब्रेड्थ है ना, WEARDTH फैक्टर। तो DTH फैक्टर है दोस्तों, आप पूरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चौड़ाई गुणांक के नाम से इसको जानते हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू उठ के आ जाए, और दोस्तों यहां पे तो ऑप्शन ना ही चौड़ाई गुणांक ना ही ब्रेड्थ फैक्टर की हो, तो आप क्या करेंगे, तो भी दोस्तों आपको आंसर करके ही आना होगा। और मैं बताऊंगा दोस्तों आपको आंसर क्या करके आना है। इसको दोस्तों वाइंडिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखना दोस्तों, इसी को वाइंडिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको दोस्तों कहते हैं कॉइल गुणांक। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों कॉइल गुणांक के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों यहां पे चौड़ाई गुणांक ना हो तो कॉइल गुणांक का ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, और उसी को दोस्तों आप टिक लगाइएगा, और फिर दोस्तों एग्जाम फाड़ के आइए, और फिर सिलेक्शन दोस्तों इस बार आपकी पक्की होगी। बस आप दोस्तों पूरे मन के साथ दोस्तों आप समर्पित हो जाइए, तन और मन के साथ समर्पित हो जाइए अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों। कामयाबी को दोस्तों आप ही के जैसे स्टूडेंट की आवश्यकता है, जो कामयाबी की इज्जत करता हो, जो कामयाबी की दोस्तों अपने लक्ष्य पे दोस्तों जो विश्वास करता हो ना,
ऐसे स्टूडेंट की ही जरूरत है कामयाबी को, और वो स्टूडेंट आप बनिए दोस्तों। और मुझे पूरा आप पे विश्वास है और आपके इन हौसलों पे विश्वास है दोस्तों कि आप जरूर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। तो देखिए, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगर दोस्तों आपकी इजाजत हो। स्टीम टरबाइन से चलने वाली मोटर क्या कहलाती है? आपके सामने दोस्तों वही पिछली वाली क्वेश्चन से एक नई क्वेश्चन निकल करके आपके सामने खड़ी हो गई। अब इसका सामना कीजिए और इसका आंसर बताइए कि जो दोस्तों स्टीम टरबाइन से चलने वाली जो मोटर होती है ना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। क्या दोस्तों? टर्बो अल्टरनेटर। देखिए दोस्तों, जो आपकी टर्बो अल्टरनेटर है ना, जहां पे पावर जनरेटिंग कंपनी होगी दोस्तों, वहां से पावर अल्टरनेटर उत्पन्न कर रहा है कौन? टर्बो अल्टरनेटर उत्पन्न कर रही है, और ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा उस पावर को दोस्तों हमारे घरों तक लाई जा रही है ना। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा दोस्तों हमारे घर तक आ रही है पावर, और उसी पावर से, यानी कि दोस्तों ये जो टर्बो अल्टरनेटर है ना, ये जो पावर उत्पन्न कर रही है दोस्तों अल्टरनेटर, √3 VL IL cos phi, ये जो पावर हमें आउटपुट में दे रही है ना ये टर्बो अल्टरनेटर, यही पावर आ रही है दोस्तों हमारे घर तक। और ये जो आपको पैनल दिख रहा है ना, ये आपकी जो बोर्ड दिख रही है दोस्तों, उसी पावर से ये चल रही है ना। तो टर्बो अल्टरनेटर जो होती है दोस्तों स्टीम टरबाइन से चलती है। कौन सी टरबाइन से? स्टीम टरबाइन से। और हाइड्रो अल्टरनेटर किससे चलेगी? तो हाइड्रो अल्टरनेटर दोस्तों यहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के दोस्तों यहां पे टरबाइन होते हैं, जैसे दोस्तों केप्लान टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हाइड्रो अल्टरनेटर में हाइट के अनुसार दोस्तों इसको अलग अलग किया जाता है ना। केप्लान और फ्रांसिस बहुत सारे टरबाइन होते हैं, तो वहां पे दोस्तों हाइड्रो अल्टरनेटर को वो चलाते हैं। नोट कीजिएगा इस चीज को, केप्लान टरबाइन है ना, केप्लान टरबाइन होती है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों होती है एक फ्रांसिस टरबाइन, है ना, फ्रांसिस टरबाइन। तो ये दोस्तों ये ना हाइट के अनुसार, जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो बांध बनाई जाती है, जिस हाइट पे बांध बनाई जाएगी उसी हाइट के अनुसार दोस्तों इन टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर दोस्तों हाइड्रो अल्टरनेटर को चलाई जाती है। और ये जो केप्लान और फ्रांसिस टरबाइन है ना दोस्तों, ये प्राइम मूवर का काम करती है। किसका? ये प्राइम मूवर का काम करती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए, और टर्बो अल्टरनेटर आपका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, मिलिए क्वेश्चन नंबर 7 से कि सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोस्कोप दर्शाती है। स्थिर अवस्था क्लॉकवाइज में, केंद्र में, या एंटी क्लॉकवाइज में? आप बिल्कुल दोस्तों कान लगा के सुनिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि सिंक्रोनाइजिंग की सही अवस्था सिंक्रोस्कोप दर्शाती है। सिंक्रोस्कोप क्या है? एक प्रकार की विधि है, नोट करना दोस्तों, सिंक्रोस्कोप है ना। सिंक्रोस्कोप क्या है? ये एक प्रकार की विधि है। कौन सी विधि है? ये सिंक्रोनाइजिंग करने की विधि है। नोट करना दोस्तों, ये किसी जनरेटर को सिंक्रोनाइजिंग, है ना, सिंक्रोनाइजिंग करने की ये एक विधि होती है। इस विधि द्वारा सिंक्रोनस की कौन से प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, इसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। किसको दोस्तों? हम फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं। यानी कि दो आपके पास दोस्तों इंजन है, वो एक पहला इंजन जो पहले से चल रही है वो किसी, मान लीजिए कि एक बस बार से कनेक्ट है, हम दूसरा इंजन लगाते हैं, उसको इनकमिंग इंजन कहेंगे या इनकमिंग जनरेटर कहेंगे। तो उस जनरेटर का भी दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए। यानी कि दोनों जनरेटर का फ्रीक्वेंसी का मान दोस्तों 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए, तभी जाके ये सिंक्रोनाइज हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, करना पड़ता है। और सिंक्रोनाइजिंग मेथड में दोस्तों एक मोटर होती है जो 2 फेज की होती है। कितने फेज की दोस्तों? 2 फेज की मोटर होती है। और ध्यान रखना, उसमें दोस्तों उस मोटर में एक डिस्प्ले होती है ना, उस मोटर में दोस्तों एक बाहर डिस्प्ले लगी होती है। इसमें एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंटर होगी, और यहाँ पे ना स्केल लगी होती है। ये जो आपका बीच वाला सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या लगा होता है दोस्तों? लिखा होता है 0, और यहाँ पे लिखी होती है स्लो, यहां पे लिखी होती है स्लो, और यहां पे लिखी होती है फास्ट। ये क्या है? ये दोस्तों इसका स्केल है, ये इस प्रकार से इसका स्केल है ना।
यहां पे पॉइंटर, ध्यान रखिए, पॉइंटर लगी होती है इस प्रकार से। अगर दोस्तों पॉइंटर स्लो तरफ जा रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मान कम है। अगर फास्ट की तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी का मान अधिक है। किस जनरेटर का फ्रीक्वेंसी का मान अधिक है? तो यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं, यहां पे आपकी एक रनिंग जनरेटर है ना, यहां पे एक रनिंग जनरेटर है, और फिर दोस्तों यहां पे एक इनकमिंग जनरेटर है। इनकमिंग जनरेटर यानी कि जो दोस्तों बाद में आपने जनरेटर ला के लगाया हुआ है। रनिंग जनरेटर दोस्तों 50 हर्ट्ज पे चल रही है, हमें भी इसको 50 हर्ट्ज पे लाना है, तो क्या करना होगा? सिंक्रोस्कोप विधि अपनानी होगी। इसमें जो पॉइंटर होता है ना दोस्तों, ये फ्लोट करता है, ये दोस्तों डांस करता रहता है, तो इसके डांस को हमें रोकना है, क्योंकि हमें यहाँ डांस नहीं देखना है, हमें फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है। अगर पॉइंटर स्लो की तरफ जा रही है तो हम क्या करेंगे कि जो इनकमिंग जनरेटर है, इनकमिंग जनरेटर में जो प्राइम मूवर है ना, उस प्राइम मूवर की स्पीड को कंट्रोल करना है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों NS बराबर क्या होती, NS समानुपाती होती है FS, है ना। यानी कि आप जब NS को कंट्रोल करेंगे ना तो FS का मान कंट्रोल हो जाएगा। अगर FS का मान दोस्तों 50 हर्ट्ज से अधिक है तो पॉइंटर 50 फास्ट की तरफ जाएगी। इसलिए दोस्तों हम प्राइम मूवर का इस्तेमाल करके, हम प्राइम मूवर की स्पीड को डाउन करके हम फ्रीक्वेंसी के मान को यहां, यानी कि इस पॉइंटर को दोस्तों यहां पे लाना है। और जब पॉइंटर दोस्तों यहां पे आ जाएगी सेंटर में, और वो जो डांस कर रही है ना दोस्तों, वो डांस भी करना बंद कर देगी, यानी कि स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तब हमको पता चल जाएगा दोस्तों कि जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है इनकमिंग जनरेटर की, वो भी दोस्तों मैच होगी 50 हर्ट्ज के साथ। तो स्थिर अवस्था को दर्शाता है सिंक्रोस्कोप मेथड। किसको दर्शाता है? स्थिर अवस्था को दर्शाती है। तो चलिए दोस्तों, लीजिए भोले शंकर का नाम और 8वें प्रश्न की ओर जुड़ जाइए। सिंक्रोस्कोप मोटर होती है, वही प्रश्न दोस्तों, सिंक्रोस्कोप मोटर क्या होती है? ये एक 2 फेज की मोटर होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल समझने की पूरी कोशिश करना, और मुझे विश्वास है दोस्तों आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन है दोस्तों, ये है R फेज, Y फेज, B फेज, है ना। ये है R और ये है न्यूट्रल। ये क्या है दोस्तों? ये मेन बस बार है। ये कौन सी है? मेन बस बार, है ना। ये मेन बस बार है जो कि 3 फेज की है। ये दोस्तों सहायक बस बार है, जिसको ऑक्सिलरी बस बार कहते हैं, सहायक बस बार है। आप ध्यान रखना दोस्तों, जो सिंक्रोस्कोप मोटर होती है ना, ये 2 फेज मोटर होती है। आप कहेंगे कि सर जी हम कैसे आपकी बात मान लें? तो दोस्तों मैं आपको जो मुझसे आता है ना, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो सिंक्रोस्कोप मोटर होती है ये 2 फेज मोटर होती है, यानी कि स्टेटर पे एक वाइंडिंग होती है और रोटर पे एक वाइंडिंग होती है। देखिएगा दोस्तों, ये आपकी एक मोटर है। ये क्या है? ये एक मोटर है। इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें इस प्रकार की कॉइल लपेटी हुई होती है, इस प्रकार से कॉइल लपेटी हुई होती है, और एक और कॉइल होती है दोस्तों इस प्रकार से, यहां से ये कॉइल लपेटी हुई है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं? यहां पे पीटी का इस्तेमाल करते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो कनेक्शन हो रही है ना, ये पीटी के द्वारा कनेक्शन हो रही है। किसके द्वारा दोस्तों? ये पीटी है। अब पीटी का जो एक टर्मिनल होगा इस स्टेटर वाइंडिंग के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो बीच में इस प्रकार से होगी। ये स्टेटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है, रोटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। और दोस्तों यहां से जो तार निकल रही है ना, ये रोटर की, तो इसमें भी दोस्तों एक पीटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक पीटी का इस्तेमाल करके हम इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। मैं आपको कनेक्शन करके ही आज दिखा देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से कनेक्शन होती है ना। ये देखिए इस प्रकार से। ये क्या है? अगर आप कहेंगे ये क्या है, तो ये मैं कहूंगा पीटी है। ये क्या है? तो ये भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। स्टेटर दोस्तों इसके साथ जुड़ी है, रोटर का कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ध्यान देना, ये सिंक्रोस्कोप जो मोटर होती है दोस्तों, स्टेटर तथा रोटर दोनों वाउंड किए जाते हैं इसमें। और आपके सामने दोस्तों वाउंड तो छोड़िए, वाउंड करके मैं कनेक्शन करके भी दिखा दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट इसकी वाइंडिंग जुड़ती है मेन बस बार और सहायक बस बार से, या फिर किसी उपकरण के माध्यम से, तो आपको दोस्तों आंसर देना होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसे पीटी कहते हैं, उसके द्वारा हम इसका कनेक्शन करते हैं। और दोस्तों इसमें 2 वाइंडिंग होती है ना, स्टेटर पर और रोटर पर, दोनों में वाउंड किए जाते हैं। मिलिए अगले प्रश्न से कि डीसी जनरेटर शंट होता है जो अल्टरनेटर
में लगाए जाते हैं। अब दोस्तों जो अल्टरनेटर में लगाए जाते हैं वो डीसी शंट जनरेटर होता है। क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है तो फिर क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों किसी भी चीज की कमी हमें बहुत जल्दी दिख जाती है लेकिन उसकी खूबियां नहीं दिखती। ये प्रश्न आपके सामने आई है तो कुछ ना कुछ दोस्तों लेकर ही आई होगी, और वही दोस्तों आपको जानना है, वही आपको सीखना है कि क्या आपको सिखाना चाहता है। सप्लाई के पैरेलल में, सप्लाई के सीरीज में, बॉडी में या शाफ्ट में, यानी कि डीसी शंट जनरेटर जो होता है अल्टरनेटर में लगी होती है, ये अल्टरनेटर के किस पार्ट पे लगी होती है ये दोस्तों आपको बताना है। और ये शाफ्ट में लगती है। कहां पे दोस्तों? ये शाफ्ट में लगी होती है ना, शाफ्ट में इसको लगाते हैं। अगर दोस्तों डीसी शंट जनरेटर है, अगर इसके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको कुछ जानकारी दूं तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी क्या दूंगा, सबसे पहले जानकारी आपको दूंगा दोस्तों कि जो शाफ्ट में लगी होती है ना, ये डीसी शंट जनरेटर कितने केवीए तक के इंजन में लगाई जाती है तो आप नोट करना दोस्तों, ये 3 केवीए तक के इंजन में लगाई जाती है। दोस्तों जब मैं इंजन कहूं ना तो आप समझना अल्टरनेटर, आप क्या समझना दोस्तों? अल्टरनेटर। तो 3 केवीए के इंजन में क्या लगाई जाती है दोस्तों? 3 केवीए के इंजन में शंट जनरेटर लगाई जाती है। नोट करना, क्या लगाई जाती है? शंट जनरेटर लगाई जाती है। जो आपकी इंजन है दोस्तों, इस इंजन में जो रोटर पे वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग किया गया है ना, उस फील्ड वाइंडिंग को आप डीसी सप्लाई देते हैं शंट जनरेटर के द्वारा और डीसी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। क्या दोस्तों? डीसी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि 3 केवीए से छोटी इंजन है तो उसके फील्ड वाइंडिंग को कैसे एक्साइट करेंगे, तो आप दोस्तों ध्यान रखना कि अगर दोस्तों 3 केवीए से दोस्तों कम रेटिंग वाली इंजन है, 3 केवी से कम रेटिंग वाली दोस्तों आपके पास अगर इंजन है तो जो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग किया गया है ना, इसको दोस्तों सप्लाई कैसे देंगे तो आप नोट करना, इसको सप्लाई दोस्तों हम डायोड के द्वारा दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके, किसका? ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके हम डायोड के द्वारा हम सप्लाई देंगे, क्योंकि हमें फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई ही देना होता है। और शंट जनरेटर आउटपुट में दोस्तों क्या प्रदान करती है? तो ये आउटपुट में दोस्तों डीसी सप्लाई प्रदान करती है। और जो आपकी डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है ये भी दोस्तों आउटपुट में क्या देती है? तो आउटपुट में दोस्तों ये डीसी पावर देती है। क्या देती है? ये आउटपुट में डीसी पावर देती है। तो छोटी जनरेटर के लिए डायोड ब्रिज रेक्टिफायर लगी होती है जो कि दोस्तों इस इंजन के रोटर पे जो फील्ड वाइंडिंग किया गया है उसको सप्लाई देती है। और दूसरी बात दोस्तों कि जब आप डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी सप्लाई देते हैं तो यहां पे दोस्तों आपको एक रेगुलेटर भी लगाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे दोस्तों आपको एक रेगुलेटर लगाना पड़ता है और इस रेगुलेटर के द्वारा फील्ड एक्साइटेशन को आप कंट्रोल करते हैं। और फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करके दोस्तों जो आपको फ्लक्स मिला है नियत मान का, फिक्स मान का दोस्तों जो फ्लक्स मिला है, इस फ्लक्स को आप कंट्रोल करते हैं, है ना, और अलग अलग पावर फैक्टर पे चला सकते हैं। तो यह है दोस्तों रेगुलेटर, जो डायोड ब्रिज रेक्टिफायर जब सिस्टम द्वारा जब आप फील्ड को एक्साइट करते हैं तब रेगुलेटर लगाते हैं। और ये 3 केवीए से कम रेटिंग वाली इंजन में होती है और 3 केवीए से अधिक रेटिंग, यहां पे लिख देता हूं 3 केवीए, है ना, 3 केवीए इंजन, 3 केवीए से अधिक रेटिंग, है ना, यहां पे दोस्तों 3 केवीए से अधिक रेटिंग वाली दोस्तों जो आपकी इंजन होगी, है ना, जो इंजन होगी वहां शंट जनरेटर के द्वारा हम फील्ड को एक्साइट करते हैं तो हम आउटपुट देते हैं डीसी सप्लाई उस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देकर एक्साइट करते हैं। तो ये दोस्तों सप्लाई के पैरेलल में लगती है, शाफ्ट के सप्लाई के सीरीज में या बॉडी में या शाफ्ट में। तो ये दोस्तों कहां पे लगती है? ये शाफ्ट में लगी होती है। कहां पे दोस्तों? ये शाफ्ट में लगी होती है। अब तैयार रहना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि हंटिंग को दूर कैसे करती है। देखिए दोस्तों, हम सब के लाइफ में भी कभी कभी झटका जरूर आता है, हंटिंग आती है। और आज देखने को आपको मिलेगा दोस्तों कि मोटर में भी झटका आती है, हंटिंग आती है। तो सुनिए दोस्तों कि हंटिंग किस इंजन में आती है ये आपको जानना होगा कि हंटिंग किस इंजन में आती है। तो नोट करना दोस्तों, जो इंजन निम्न रेटिंग वाली होती है, निम्न रेटिंग और उच्च दक्षता,
है ना, निम्न रेटिंग और उच्च दक्षता वाले दोस्तों जो आपके इंजन है ना, इसी इंजन में दोस्तों ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, हंटिंग जैसा प्रभाव। तो सुनिए दोस्तों, जो निम्न रेटिंग और उच्च दक्षता वाले जनरेटर होते हैं ना, इसमें दोस्तों क्या होता है, जब लोड को आप परिवर्तित करते हैं, मान लीजिए इस इंजन में दोस्तों 2 किलोवाट का आपने लोड कनेक्ट किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद दोस्तों ये मान लीजिए कि रात्रि के समय का 2 किलोवाट का लोड है, जैसे ही दिन हो गया दोस्तों आप सारे सिस्टम ऑन कर दिए और ये लोड कितना बढ़ के हो गया, 5 किलोवाट का लोड हो गया। तो 5 किलोवाट यानी कि 3 किलोवाट लोड दोस्तों बढ़ गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी स्पीड होती है दोस्तों, इसकी स्पीड में परिवर्तित होती है, स्पीड परिवर्तन आता है। तो उसी परिवर्तन के द्वारा हंटिंग फिनोमिना आती है। और ये हंटिंग को दोस्तों, इस हंटिंग को समाप्त कैसे करते हैं, तो इस हंटिंग को दोस्तों समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। अगर दोस्तों मुझसे आप पूछेंगे ना कि ये जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग होती है ये कहां पे किया जाता है, तो ये दोस्तों पोल के फेस पर किया जाता है। कहां पे दोस्तों, ये पोल के फेस पर। मैं केवल एक पोल का दोस्तों चित्र बना रहा हूं और आपको समझ जाना है, ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, समझ ही जाना है। ये देखिए इस प्रकार से इसके पोल पर ये है ना, ये क्या है दोस्तों, ये एक पोल है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ये क्या है दोस्तों, ये एक पोल है ना, ये एन पोल है, ये समझिए एन पोल। इसी प्रकार से एस पोल, यहां पे जो बीच में आपको स्लॉट दिख रहे हैं, इसी पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसी पे आपको डैम्पर वाइंडिंग डालना होता है ना। डैम्पर वाइंडिंग इस पोल फेस पर डालना है। इसी प्रकार से एस पोल भी होगा और उसके पोल फेस पर दोस्तों ये डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है, जो कि दोस्तों हंटिंग को समाप्त करता है। किसको, हंटिंग को समाप्त करती है, वाइब्रेशन को समाप्त करती है। और आपसे पूछा जाए कि अगर दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है ये कहां पे होती है, तो ये दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए लगी होती है। नोट करना इस चीज को, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये भी दोस्तों पोल फेस पर ही लगी होती है। सॉरी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोस्तों पोल फेस पर नहीं, ये मेन पोल के बीच में लगी होती है। कहां पे दोस्तों, मेन पोल के बीच में। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं दोस्तों, ये स्टेटर की बॉडी है। ये क्या है दोस्तों, ये स्टेटर की बॉडी है, ये इसका पोल है ना। ये क्या है, ये इसका पोल है। यानी कि दोस्तों ये 4 पोल की मशीन है आपकी, ये समझिए आप, ये 4 पोल की मशीन है। तो आप कहां पे लगाएंगे, किस पॉइंट पर लगाएंगे, ये तो आपके मेन पोल हो गए है ना। ये आपकी हो गई एन, ये एस, ये एन और ये एस है ना। ये तो आपकी मेन पोल हो गई। इसके बीच में आप लगाएंगे, कहां पे, इसके बीच में आप लगाएंगे, इन दोनों के बीच में दोस्तों आप लगाएंगे इस प्रकार से। ये कौन सी पोल हो गई, ये दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यहां पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस पोल पर किया जाएगा है ना, मेन पोल पर नहीं किया जाता कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये रहा दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फिनोमिना, डैम्पर वाइंडिंग का फिनोमिना। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डैम्पर वाइंडिंग। अब दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने दोस्तों इस पूरे क्लास को देखा, मेरा पूरा साथ दिया, मेरा हौसला बनाया, ताकि मैं भी दोस्तों इन 10 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। जब तक दोस्तों आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना दोस्तों, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आपका साथ, अगर एक विद्यार्थी का साथ दोस्तों एक टीचर के लिए है, तो दोस्तों टीचर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे दिल, पूरे मन, पूरे शिद्दत के साथ हर प्रश्न को दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत किया, बिल्कुल प्योर हिंदी भाषा में। हर पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है दोस्तों। तो इंतजार करिएगा दोस्तों, कल सुबह फिर से 7 बजे हमारी और आपकी दोस्तों बिल्कुल धुआंधार मुलाकात होगी। और दोस्तों इसी डेडिकेशन के साथ आप डटे रहिए। कामयाबी तो दोस्तों आपको हर हाल में मिल ही जाएगा। अगर आप कामयाबी के प्रति दोस्तों समर्पित हो चुके हैं, तो दोस्तों ऊपर वाला भी देख रहा है। और दोस्तों उससे अधिक तो आपका हौसला जबरदस्त है। आपके हौसले के आगे दोस्तों इस कामयाबी की क्या औकात है। आप जरूर कामयाब होंगे अपने जीवन में। इसी प्रकार से बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। मेहनत ही दोस्तों वो रंग लाती है और उसी रंग से दोस्तों आप अपना इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।
कीजिए पहले इस कलम का, जो आपको दोस्तों पूरा साथ दिया आपको इस क्लास को लेने में, है ना। तो सबसे पहले इसका धन्यवाद कीजिए और फिर दोस्तों हम कल फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सभी विद्यार्थियों का मेरा दोबारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल फिर से मिलते हैं, इंतजार कीजिएगा दोस्तों। हम आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आएंगे, तो इंतजार कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।